हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने हीट थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं हीट और वर्क के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पिछले लेक्चर्स में हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लिया था। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया एनर्जी कंजर्वेशन का एक स्टेटमेंट है। जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या आप बचपन से स्टेटमेंट पढ़ते आ रहे हो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो चीज़ों के लिए बताया गया है। पहला ये है कि किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, और किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। तो ये कहता है कि अगर कोई सिस्टम साइकिल से होके गुजरता है, एक साइक्लिक प्रोसेस से होके गुजरता है। साइक्लिक प्रोसेस यानी इनिशियल पॉइंट ऑफ द सिस्टम जो होता है और जो फाइनल पॉइंट होता है, दोनों कोइंसाइड करते हैं। मान लो कोई प्रोसेस है, अगर ये कोई सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाता है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाता है, फिर स्टेट 2 से स्टेट 1 पे आता है। तो इस केस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि समेशन ऑफ ऑल हीट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल वर्क्स ऑन द सिस्टम। ये है साइक्लिक सिस्टम के लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए जब कोई सिस्टम उसके थ्रू गुजरता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं कि आखिर में क्या होता होगा, कैसे होता होगा। सपोज दैट अगर मैं बात करूं, ये 1 से 2 जाने की प्रोसेस है। इस प्रोसेस को मैं 3 पाथ से डिफाइन करता हूं। सपोज दैट ये हो गया हमारा पाथ ए, ये हो गया पाथ बी, और ये हो गया पाथ सी। तो अगर मैं 1 से 2 पाथ ए से जाता हूं, तो जो हमारे पास लगने वाली हीट होगी अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ इज Q1A2 प्लस Q2C1 इज इक्वल टू W1A2 प्लस W1A2 प्लस W2C1। ये पाथ हो गया एक साइकिल। दूसरा अगर मैं देखूं, जब मैं कंसीडर करता हूं, सपोज दैट अब मैं हीट को कंसीडर कर रहा हूं पाथ 1B2 और 1 से 2 तक जाने के लिए पाथ बी को यूज कर रहा है, और 2 से 1 आने के लिए पाथ सी को यूज कर रहा है। तो व्हाट विल हैपन, Q1B2 प्लस Q2C1 इज इक्वल टू W1B2 प्लस W2C1। अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, तो हमें एक बात समझ में आती है। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो व्हाट वी विल गेट Q1A2 माइनस Q1B2 इज इक्वल टू W1A2 माइनस
W1 थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमें पता चलता है कि Q1A2 माइनस W1A2 इज इक्वल टू Q1B2 माइनस W1B2। ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं एक साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहा था और मैंने बोला कि एक साइकिल में लगने वाली जो टोटल हीट है और जो टोटल वर्क इंट्रैक्शन है वो बराबर होंगे। मतलब हीट जो है वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, कहीं और रिजेक्शन, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो हम इस तरीके से इसको कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इन टर्म्स को रीअरेंज करते हैं इस तरीके से तो एक चीज़ हमें दिखाई देती है कि ये जो Q1A2 माइनस W1A2 है या Q1B2 माइनस W1B2 है, इनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ पाथ। ध्यान से समझो, अगर हम देखें तो यहाँ पे Q1A2 क्या है, 1 से 2 तक जाने के लिए जब पाथ A को यूज किया गया, 1 से 2 तक जाने के लिए जब पाथ A को यूज किया गया, इस पाथ को यूज किया गया, 1 से 2 तक जाने के लिए इस पाथ को यूज किया गया, उस समय हमें ये दिखता है कि जब उस समय की हीट जो हमने ली और उस समय का जो वर्क हमने लिया उसका डिफरेंस आप जब पाथ बी यूज करते हो तो उस समय के हीट के और वर्क के इंट्रैक्शन का जो डिफरेंस है वो बराबर ही आता है। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ पाथ ये जो क्वांटिटी होती है, डिफरेंस ऑफ हीट एंड वर्क रिमेन्स कांस्टेंट। And here comes the origin of total energy. It means what? Total internal energy. It means what? कि अगर मैं इसको E से डिनोट करूं तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास आई वो कुछ ऐसा आया कि Q माइनस W इज इक्वल टू E। यानी ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज व्हाट? दिस एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी, and is a point function of point 1 and point 2. It is not depending on the path, as you can see this observation from this equation. ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, ये पॉइंट फंक्शन है, ये स्टेट 1 और स्टेट 2 पे केवल डिपेंड कर रही है। आप किसी भी पाथ से जा रहे हो इसको कोई मतलब नहीं है, ये तो इतनी ही रहने वाली है, ये इसका कहने का मतलब है। तो अगर आप इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट को रीअरेंज करते हो तो यहाँ अब आपको मिल गया Q इज इक्वल टू E प्लस डब्ल्यू, या हम कहें dQ इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू। अभी ये जो स्टेटमेंट आई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, दिस इज वैलिड फॉर आइदर ए साइक्लिक you can say or you can say for a process itself, because जब हम 1 से 2 की बात करते हैं तो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक जाने की बात कर रहे हैं, हम साइकिल में रिटर्न नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ dq इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू वैलिड है। अगर हम साइकिल में रिटर्न हो जा रहे हैं, चूंकि स्टेट 1 से स्टेट 1 पे ही आ जा रहे हैं, तो ये डी जीरो हो जा रहा है, डेल्टा ई जो है वो जीरो हो जा रहा है, इसलिए क्यू जो है साइक्लिक प्रोसेस में डब्ल्यू के बराबर आ जा रहा है। So this is what the first law of thermodynamics means to. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डिफरेंट प्रोसेसेस में होने वाली हीट की इंटरेक्शन को हम निकालते हैं। अब थोड़ा सा और हम डिटेल में जाते हैं तो ये एनर्जी मैंने पहले ही बताया था कि ये जो टोटल इंटरनल एनर्जी है, दिस इज समेशन ऑफ
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल इंटरनल एनर्जी। तो दिस बिकम्स, जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो सिस्टम के, तो जो डी क्यू हो, जो डी होगा वो डी यू के बराबर हो जाएगा। एंड इन दैट केस डी क्यू बिकम्स डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये हो जाता है। यहाँ तक कोई डाउट? ये आपको क्लियर होना चाहिए कि डी, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, दिस इज नथिंग बट इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, और ये आपका हीट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे इंटरेक्ट करती है हीट, इसके बारे में बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक बेस समझ लिया कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस में जो हीट का समेशन होगा वो टोटल हीट का इंटरेक्शन और वर्क का इंटरेक्शन इक्वल होगा। जब हमने इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा एंड किया तो हमें पता चला कि ये जो डी क्यू है वो डी ई प्लस डी डब्ल्यू का समेशन है। फिर हमने जब इसको अरेंज किया, हमने ये समझा कि जब आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर जीरो होती है तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी इफेक्ट में आ जाती है, और इसलिए डी क्यू जो है वो डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जनरल एक स्टेटमेंट है। ये जो इक्वेशन है ये आपका क्लोज सिस्टम, स्टेशनरी सिस्टम के लिए वैलिड है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए वैलिड है। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब आता है कि परपीचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है। परपीचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड मतलब होता है परपीचुअल मोशन ऑफ मशीन जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करे, मतलब बिना किसी हीट इंटरेक्शन के वर्क देती रहे या बिना किसी वर्क इंटरेक्शन के हीट देती रहे। तो ऐसी कोई डिवाइस पॉसिबल ही नहीं है जो कि बिना हीट इंटरेक्शन के वर्क देती रहे या बिना किसी वर्क इंटरेक्शन के हीट देती रहे। अगर ऐसी कोई मशीन बनती है थ्योरेटिकली तो उसको बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? परपीचुअल मोशन मशीन ऑफ काइंड 1, परपीचुअल मशीन PMM1। ठीक है। अब एक बड़ा ही प्यारा सा टर्म आता है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को हमेशा डाउट रहता है कि एंथैल्पी क्या होती है। तो चलिए एंथैल्पी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तब तक मैं इसको पहले क्लियर कर लूँ, उसके बाद हम एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमने मतलब चर्चा की, अभी हमने एक सिस्टम लिया और उस सिस्टम को समझने की कोशिश किया। तो जो अगर मान लिया जाए, अगर मान लो कि जो एनर्जी, जो सिग्निफिकेंस अभी आपको इंटरनल एनर्जी का समझ में आया यहाँ पे, इसके केस में क्लोज सिस्टम के केस में वही सिग्निफिकेंस होता है एंथैल्पी का। किसके केस में? ओपन सिस्टम के केस में एंथैल्पी। देखो एंथैल्पी क्या होती है।
एंथैल्पी को अगर एक लाइन में बोला जाए तो दैट इज टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए बॉडी। टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए बॉडी, या आप ये कह सकते हो कि जब इंटरनल एनर्जी को फ्लो वर्क के साथ ऐड कर दिया जाए, इंटरनल एनर्जी के साथ जब फ्लो वर्क को कंसीडर कर लिया जाए तो जो एक टर्म हमें मिलता है दैट इज एंथैल्पी। ये भी आपका हमेशा पॉइंट फंक्शन होती है और ये आपकी उस पर्टिकुलर फ्लोइंग मास ओपन सिस्टम में अगर किसी क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर आप फ्लो वर्क और इंटरनल एनर्जी को साथ में कंसीडर करते हो तो जो टर्म आता है दैट इज एंथैल्पी। यह आपको ध्यान में रखना है। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी अलोंग विद द फ्लो वर्क इज कंसीडर्ड एज द total heat content of that boundary of the open system, and that is termed as enthalpy of the system। यह आपको दिमाग में रखना होगा। तो अब हम देखते हैं हीट इंटरेक्शन इन डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके, लेकिन क्लोज सिस्टम के लिए हम अभी के अभी इसको देखेंगे। ठीक है, इसके आगे वाला लेक्चर जो होगा हमारा उसमें हम देखेंगे ओपन सिस्टम के लिए, अभी हम क्लोज सिस्टम के लिए बात करेंगे। तो अभी जो भी मैं बात कर रहा हूँ क्लोज सिस्टम के लिए बात कर रहा हूँ। तो पहला हमारे पास आया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो वर्क होता है वो ज़ीरो होता है, पहले ही बता चुका हूँ। तो अब हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू हमारा हो गया ज़ीरो। तो जो क्यू हो गया वो डी यू के बराबर हुआ, डी क्यू जो है वो डी यू के बराबर हुआ, और डी यू क्या होता है? एम सी वी डेल्टा टी होता है। ये पहले ही बता चुका हूँ कि जो अगर इंटरनल एनर्जी आपको निकालनी है तो एम सी वी डेल्टा टी करना है। सी वी क्या है? सी वी इज़ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले ही डिस्कस हो चुका है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास सेकंड प्रोसेस, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को कई बार आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोला जाता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, it will be used like that। Now coming to the next process, constant pressure process। constant pressure process यानी आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू plus dw, dq is equal to du plus dw। Now you know that dw is the product of pdv work, and if I can write this as dq is equal to d is bracket में u plus pv, because p is constant तो pdv can be written as dpv, and that is equal to du plus pv। and already I have told you that this dq is equal to du plus pv is equal to enthalpy of the system, so that will become dh। it means delta q is equal to delta h is the enthalpy, and enthalpy is mcp delta t। this delta q is equal to mcp delta t, where cp is specific heat at constant pressure। specific heat at constant pressure।
तो ये आपका आइसोबारिक प्रोसेस यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात हो गई। नेक्स्ट आते हैं, हमने आइसोबारिक प्रोसेस कर लिया, आइसोकोरिक प्रोसेस कर लिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज isothermal process, that is isothermal process. And what will happen at isothermal process यानी constant temperature process, you know u will not change, internal energy will not change because u is mcv delta t, and you know delta t will become 0. So then this will become dq is equal to dw. So here you can see for isothermal process, isothermal process, isothermal process, isothermal process टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमारे पास इक्वेशन तो एक ही है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ डी यू हो गया 0, यानी डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल के प्रोसेस में हमेशा जो वर्क डन होगा वही हीट इंटरेक्शन के बराबर होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो दिस वी हैव लर्नड। नाउ कमिंग टू अनदर प्रोसेस, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट का इंटरेक्शन नहीं होता है, हीट का इंटरेक्शन नहीं होता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस, इसकी इक्वेशन होती है पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी, वेयर गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। ये आपको याद रहना चाहिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी, यानी क्यू जो होता है इसमें ये 0 होता है हमेशा। तो हीट इंटरेक्शन इसमें आपको 0 ही मिलने वाली है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहाँ से बहुत कुछ निकाला जा सकता है। अगर आप देखो, मैं यही क्वेश्चन लिखता हूँ, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क का फॉर्मूला आपको बता दिया था, पहले ही ड्राइव कर चुका हूँ, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन 0 हो जाता है। तो दिस डी यू इज इक्वल टू वॉट, P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, and you can write this as, similarly you can write this as mr upon gamma minus 1 is equal to T2 minus T1. So this can also be a explanation for calculation of internal energy. तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो लेट अस सी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जनरल प्रोसेस, जिसमें कि आपका हीट इंटरेक्शन भी 0 नहीं होता है, और एक जनरल लॉ फॉलो किया जाता है, दैट इज वी टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आइए अब हीट इंटरेक्शन निकाल लेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, दैट इज Pv to the power n is equal to constant, V to the power n is equal to constant। ओके, ये हम और लेते हैं। तो यहाँ अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो लेट अस सी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वल टू mcv डेल्टा टी
प्लस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का फॉर्मूला हमने निकाला था P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई n-1। ये CV को हम क्या लिख सकते हैं, R बाई गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, R बाई गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया MR बाई गामा माइनस 1 इंटू T2 माइनस T1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं MR T2 माइनस T1 T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई n-1। थोड़ा सा और अगर अरेंज करें तो वी विल गेट MR विल बी कॉमन, MR विल बी कॉमन, डिवाइड T2 माइनस T1 टू बी कॉमन। अगर T2 माइनस T1 को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 बाई गामा माइनस 1 प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी, 1 बाई n-1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट वी विल गेट MR T2 माइनस T1 in the bracket gamma minus 1 into n-1. Here I will write n-1 minus gamma plus 1. This will be cancelled. So I can write this as MR T2 minus T1. This can be written as n minus gamma n minus this can be written as MRT2 minus T1 in the bracket n minus gamma divided by gamma minus 1 into n minus 1. Okay. Now if you rearrange the terms, so what you will get that is MR T1 minus T2. So I can just rearrange this term and I can write this expression as MR by gamma minus 1 into gamma minus n divided by n minus 1, gamma minus n divided by n minus 1. Here T1 minus T2, so I will write, so this minus sign will be multiplied with this particular gamma minus 1 and hence it will be like that. So here what we will get, gamma minus n, this will be T1 minus T2. You know R by gamma minus 1 can be written as CV. So this will become MCV gamma minus 1 upon gamma minus n upon n minus 1 into T1 minus T2. You know this CV into gamma minus n upon n minus 1 is sometimes called polytropic specific heat. It is called polytropic specific heat.
it is sometime and somewhere it is denoted by C poly. So this is the total heat interaction in the adiabatic process. So we have derived the heat interaction with the help of first law of thermodynamics. We have derived all the heat interactions with the different processes, including isothermal process, isochoric process, isobaric process, and after that constant after that adiabatic process, and after that we have derived for polytropic process. Okay, in next lecture we will do some very nice numericals, and after that I will teach you about first law of thermodynamics about the open systems. This was only for closed systems that we have studied till now. Thank you.